नमस्कार, स्वागत है आपका। सॉरी, जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, ये दे दो मुझे, 1 मिनट। हाँ, चलो, सॉरी। नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत ही ज़्यादा रोचक होता जा रहा है। आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया और उसमें काफ़ी बड़ी-बड़ी बातें उन्होंने कही कि 6 महीने के अंदर वो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लेकर आएँगे, 3000 रुपए का मॉनेटरी बेनिफिट लोगों को मिलेगा। लेकिन ममता बनर्जी का भी प्रहार कोई कम नहीं था। उन्होंने आज एक तीखा हमला भाजपा पर किया। उत्तर 24 परगना जिले के टेंटुलिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि भाजपा को असम के स्थानीय लोगों के वोटों पर भरोसा नहीं था, इसलिए पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए बाहर से लोग बुलाए। ममता ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश से 50,000 लोगों को ट्रेन में भरकर असम लाया गया, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा। और उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के राज में देश की कोई भी एजेंसी निष्पक्ष नहीं रह सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि केसरिया पार्टी ने सभी एजेंसियों को खरीद लिया है। भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि एक सांप पर तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन भाजपा पर कभी नहीं भरोसा किया जा सकता। एक तीखा प्रहार है। लेकिन इस समय पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है, क्योंकि आपने देखा कि 91 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं और जमीन पर स्थिति क्या है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में बीजेपी की लहर इस समय दिख रही है या जो ममता बनर्जी हैं उनकी लहर दिख रही है। याद करिए 2021 का चुनाव, जब दीदी और दीदी के नारे मोदी जी लगा लगा कर दीदी के नाम से वो पुकार रहे थे, उस समय ममता बनर्जी की सरकार बनी। अब 2026 में अगर आप देखें तो इस समय ग्राउंड पर रियलिटी ये है कि वोटर्स परेशान हैं, क्योंकि हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में पाया ही नहीं गया, और जिसको ममता बनर्जी ने एक बड़ा इशू बनाया। और क्या आज बीजेपी सत्ता में आती हुई पश्चिम बंगाल में दिख रही है या फिर ये केवल एक छलावा है और सरकार ममता की बनती हुई दिख रही है? आज इसी को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शुभांकर भट्टाचार्य हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ राजीव कुमार श्रीवास्तव है जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, हावड़ा से जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। मैं शुभांकर से शुरू करूंगी कि शुभांकर, बीजेपी आज जब मैनिफेस्टो रिलीज कर रही थी तो आज भी और कल प्रधानमंत्री ने कहा कि दीदी अब जाचे, यानी कि दीदी अब गई। भवानीपुर जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर भी बीजेपी ममता बनर्जी हार रही हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो मनी कट का जो कल्चर है इसको हम हटाएंगे, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करेंगे। क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में आपको बीजेपी की लहर दिख रही है? जी देखिए नीलू जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो नैरेटिव से पता चल जाता है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि पिछली बार था 2 मई दीदी गई, वो टेंस था, वो डेफिनेट टेंस में था कि गई। अब ये जा रही हैं, कंटिन्यूस टेंस में, धीमे धीमे जा रही हैं, गई नहीं है, ठीक है ना। और बात जो आपने कही ना कि बिल्कुल सही बात है, पिछली बार जो नैरेटिव्स होते थे, अटैक्स होती थी, आपने वो सारी बातें बताई, लेकिन आप बताना भूल गई वेशभूषा भी वैसी होती थी। यहाँ तक दाढ़ी होती थी, गोल गोल चश्मा होता था, और रविंद्रनाथ टैगोर पूरा एकदम पूरा मैं देखता था, मुझे याद आ जाती थी रविंद्रनाथ ठाकुर की। तो सब चीजें हुई, ये सब भी हम लोगों ने देखा है साहब, लेकिन बाद में वो दाढ़ी भी कट गई, वो चश्मा भी हट गया। तो लोग वहां का देख रहे हैं, वहां के लोग अब तक समझ रहे हैं कि ये सारी जो बंगाल की बातें हैं वो ये तुरंत निकल जाते हैं। 21 गई, उसके बाद इन्होंने कहना शुरू किया भाई डबल इंजन की सरकार नहीं है तो बंगाल को पैसा नहीं देंगे। 2 लाख करोड़ अब धीमे 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 यहां तक आके खड़ा हो चुका है, तो वहां पे नहीं देंगे। कहने को दसों बातें हैं भाई, अगर आपके पास अगर वहां पे एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है तो वो टोल मनी और कट मनी और ये इतना सब कुछ अगर ऑलरेडी है, तो फिर तो आपको और किसी हथकंडे अपनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या जरूरत है कि आपको एक इलेक्शन कमीशन अपना चाहिए, वहां का सरकार के जो लोग हैं वो भी अपने चाहिए, सारे पदों के लोगों को हटा दो, 483 जो है ट्रांसफर्स कर दो, इन सब की जरूरत क्या है? फिर स्पेशल ट्रेन चलाओ, स्पेशल बस चलाओ और खर्चा कर लो इस पर, ये तो सरकारी खर्चा है, ट्रेन तो भाजपा अपने पैसे से नहीं चलाएगी। ये सारे खर्चे करो, अपने सांसदों को आप भेज रहे हैं पैसा देके। 23 ज्यादा पुरानी बात नहीं, 23 मार्च की बात कर रहा हूं, यहाँ पे आए थे, जगन्नाथ सरकार को भेजा गया था, यूपी भेजा गया था, उनको जाके जो बताया गया कि अगर आपके पास अगर थोड़ा सा भी कुछ अगर वहां पे बंगाल में है दीजिए, हम लोग सब गए थे,
सारे बंगाली पूरी कम्युनिटी गई थी। आप कहेंगे हम उसका फोटो भी डालेंगे, मैं तो वो डेट वेट सब बता के आपको दे रहा हूं। ये सब हुआ ना, सब देख रहे हैं ना हम लोग। यहां से लोग ले जा रहे, क्या जरूरत है ये सब करने की? एंटी इनकम्बेंसी है दादा, 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी, वो तो लोग चाहते ही हटा देना और ये सब चाहते हैं, तब आपको वोट काटने पड़ रहे हैं। आप कह रहे हो नहीं हम तो उनके वोट बैंक का जो है वो काट रहे हैं, आज मुसलमान चले जा रहे हैं तो उनको इतना डर लग रहा है। भाई साहब सबसे पहले ये बताइए, मुसलमानों, ये वोटर इज अ वोटर। आप आर्टिकल 21 को वहां पे प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करेंगे, ये मुझे सिर्फ बताइए। वुड यू अलाउ दैट और नॉट? क्या कोई भी अगर लेजिटिमेट वोटर है, उसका अगर वोट नहीं पड़ता है, तो क्या इस हम चुनाव को पूर्ण मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और एज अ जनता, भूल जाइए पार्टी जीतेगी हारेगी बात की बात है, लेकिन एज अ जनता क्या हमको ये अधिकार मिलना चाहिए कि हमको एक निष्पक्ष चुनाव मिलने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं? इतना तो जवाब देने में क्या कष्ट होता है? ये तो दे सकते हैं। वो बात की बातें दीदी रही कि दीदी गई, कौन आया कौन गया। आप शुभेंदु अधिकारी जो सबसे साफ सुथरे अभी अभी निकले थे, वो भूल गए, शारदा नारदा का नाम तक शायद उनको नहीं पता होगा ये कौन सी चीज होती है, लेकिन सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी थे। आज वो सबसे बड़े नेता है, सबसे आइडियोलॉजिकल नेता वहां पे चल रहे हैं। तो साहब ये सारी चीजें भी जनता देख रही है, जनता इतनी कम भुलक्कड़ थोड़ी है। उसके बाद अब बात हो रही है कि पोलराइजेशन, इससे बड़ा पोलराइजेशन क्या होगा? आप नंदीग्राम की उसमें से जो है 98% वोट किसी एक पर्टिकुलर वर्ग का काटते हैं, यानी ये सब घुसपैठिए थे। 98% घुसपैठिया था साहब। बात ये है, आप मालदा का उसमें से काटते हैं, मालदा का भी शायद इसी तरीके से 92% 93% मालदा का भी है। लेकिन जो बीजेपी का कहना है कि देखिए तृणमूल कांग्रेस परेशान है, इस बार बीजेपी की जो एक लहर सी दिख रही है उससे, अब इस बार ममता दीदी तो गई, इस तरीके का एक माहौल बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है और लोगों को ये कन्विंस कर रही है कि इस बार तो फिर से बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है, जैसे 2021 में हमने देखा था। एक्सेप्टेड। मैं कह रहा हूं कि यही बात मैं तो एक्सेप्ट कर लेता हूं, चलिए इसी बात को एक्सेप्ट कर लेता हूं कि भाई इस बार दीदी गई, इस बार आपकी सरकार बनने वाली है, आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। तभी तो मैं ये बात पूछ रहा हूं कि फिर इन हथकंडों की जरूरत क्या है? आपने ये मान लिया, आपने पहले ये कहा कि भाई तुष्टीकरण की बात है, तुष्टीकरण करते हुए आप एक पर्टिकुलर वोट सेगमेंट को आप हटाते हैं। आप कहते हैं ममता बनर्जी डर रही है कि मुस्लिम वोट। बात ये नहीं है, मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं कि अगर मुस्लिम भी एज अ वोटर है और उसको लेजिटिमेट राइट है, तो क्या आप रंग देख करके बताएंगे कि किसको राइट है किसको नहीं है? क्या मुझे अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वो मेरे नाम पर आधारित होगा कि मेरे नाम में क्या है। क्या मैं खान तो नहीं हूं? तब तो मैं इस भारत का मैं एक लेजिटिमेट वोटर हो सकता हूं। अगर मेरे नाम में कोई भी खान या उस्मान या कुछ हुआ, तो भाई साहब मैं तो पहली घुसपैठियों के लाइन में आके खड़ा हो गया, उसी कतार में खड़ा हो गया। और मजे की बात देखिए, पिताजी लेजिटिमेट वोटर है, बेटा घुसपैठिया है। भाई जो है, एक भाई लेजिटिमेट वोटर है, दूसरा भाई घुसपैठिया है। पति पति लेजिटिमेट वोटर है, वाइफ घुसपैठिया है, वाइफ लेजिटिमेट वोटर, पति घुसपैठिया है। आप मतलब जनता को हम लोग कितना मूर्ख समझने लगे हैं, हमने कितने स्तर कम कर दिए, जनता की जो समझ होती है उसको हमने कितना कम स्तर में आंकना शुरू कर दिया। बात इस बात की है। आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की तरह से, अरे मैं कहता हूं ममता बनर्जी की 1001 चीजें खराब है, उसको जनता चाहे कि वो निकाल के बाहर फेंक देगी, डन। लेकिन क्या इलेक्शन तक का वेट करेंगे या इलेक्शन के पहले ही सारे षड्यंत्र से कर लेंगे? आपने वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाने का कोई जो है दांव ऐसा नहीं रहा है जिसको आपने बाकी छोड़ा हो। सवाल इस बात का है ही नहीं है कि भाई इलेक्शन के बाद की तो बात आनी ही नहीं पड़ रही है। यहां तो लड़ाई, भाई लड़ाई तो होने दो। आप तो कह रहे हो कि ऐसा हो कि मतलब वोटर रहित एक इलेक्शन हो जाए। वही मैं हमेशा आपके उस पर से कहता था ना कि वन नेशन वन इलेक्शन टू वन नेशन नो इलेक्शन तक ये लोग ले जाने की एक साजिश ये बीजेपी की रही है और ये करते रहेंगे, एंड आई कंटिन्यूअसली रिपीट दैट। ये हो रहा है। ठीक है, अब मैं जो ग्राउंड पर जो स्थिति है, मैं राजीव जी से समझना चाह रही हूँ कि राजीव जी इस समय पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? क्या वाकई में आपको लग रहा है कि बीजेपी और टीएमसी की कांटे की टक्कर है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, बीजेपी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, जमीन में दिख रहा है, और खासकर जो एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति का वहां पर नाम कटा हुआ है, तो क्या बीजेपी के खिलाफ वो गुस्सा नजर आ रहा है, या बीजेपी बनावटी पूरा किला एक खड़ा कर रही है कि देखिए हमारी सरकार बीजेपी बनने जा रही है पश्चिम बंगाल में? ये मामला क्या है? और आज ममता बनर्जी ने जो बात कही, तो वो कितनी लोगों के मन के अंदर घर करेगी कि भाई आप सांप पर विश्वास कर सकते हैं लेकिन बीजेपी पर नहीं? जी राजीव जी। देखिए नीलू जी, नमस्कार।
ये बंगाल, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, रेस्ट ऑफ द कंट्री थिंक्स टुमारो, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थिंक्स टुमारो। आज हमारे हिंदुस्तान की जो विरासत है वो बंगाल की धरती से ही आया है। चाहे हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात बोलिए, चाहे बंकिम चंद्र की बात बोलिए, नेताजी सुभाष की बात बोलिए, 1905 से हमारे बंगाल ये त्रासदी का शिकार है। एक जब 1905 में बंग विभाजन किया गया, उसका जो दर्द है बंगाल आज तक झेल रहा है। 1947 में देखिए, वह जोगेन नंडल करके थे, जो एक हिंदू थे सिलहट में, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान जाएंगे, पहले विधि मंत्री उनके कानून मंत्री बने, उनको आना पड़ा। और लगातार बांग्लादेश, जिसको इस पाकिस्तान कहा जाता था, वहां से लोग बंगाली के बंगाल जो भाषा बोलते हैं वो लोग बंगाल में आए। उसको आप किसी भी भाषा में बात कर सकते हो, घुसपैठिए। हमें लगता है हमारा डीएनए तो सेम है, और बांग्लादेश के जो लोग हैं उनकी उपासना पद्धति अलग होगी, लेकिन वो बंगाल के ही हिस्से हैं। ये जो आपने फेंसिंग बनाई है, ये एक नकली चीज है, जो लोगों के बीच में विभाजन नहीं होगा। तो बंगाल को चीज को समझने के लिए हमें 100 साल तक जाना पड़ रहा है। और ये लोग जो वापस आए हैं, और सबसे बड़ी बात 1971 में जब बांग्लादेश बना, तो वो जो जमात इस्लाम बांग्लादेश के लोग थे वो कहाँ गए? उसका फायदा आपको 12 फरवरी 2026 को दिखाई दिया। जाते एक सेकंड राजीव जी, इतिहास में जाएंगे तो बहुत समय नहीं, इतिहास नहीं है मैम, उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ मैम, उसको कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। आज जो एसआईआर हो रहा है हमारे यहाँ, आज ये आपको बताया नहीं जा रहा ग्राउंड से, मेरे मित्रों का नाम नहीं है वहां। आज जो 19 आपके ट्राइब्यूनल होने थे, वो ट्राइब्यूनल फंक्शन ही नहीं किया। तो अब प्रश्न तो सबसे बड़ा ये, जो कोई भी नहीं बताने को तैयार है, इस वोटर लिस्ट जो आज फ्रीज किया गया है, जो 23 तारीख को जो इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन होगा कि नहीं होगा? कानूनी तौर पे मुझे दिख रहा है, और लोगों के मनों में बहुत बड़ा सवाल है कि ये यदि वोटर लिस्ट रह गया एसआईआर का, ये एसआईआर कंप्लीट नहीं है, ये एसआईआर अधूरी है, तो हमें या तो सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन, ये दोनों मिलके एक जुडिशियल प्रोसेस के अंतर्गत 23 और 29 तारीख को इलेक्शन नहीं होगा, वो पोस्टपोन किया जाएगा जब तक कि हमारा वोटर लिस्ट ठीक नहीं होता। ये बात आपको कोई नहीं बता रहा है, ये बात कोई नहीं बता रहा आपको। 5 मई के बाद आपने ये बात रेज की है, लेकिन अब तो चुनाव आयोग ने डेट्स घोषित कर दी, 2 फेज में चुनाव होने वाला है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये अभी तो वोटर लिस्ट, इस वोटर लिस्ट के साथ तो चुनाव होना नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली यही बात ग्राउंड में आप जो कह रहे हैं, ये बात कौन मानने वाला है? मैं तो मान रही हूँ आपकी बात कि बिल्कुल गलत है, ट्राइब्यूनल्स नहीं बने, वो पूरा प्रोसेस अधूरा है। लेकिन क्या आपको लग रहा है देश में कोई बात ये मानने वाला है? ज्ञानेश कुमार सुनेंगे इस बात को? बोलिए। इसमें इलेक्शन कमीशन की बात ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड चीजें एसआईआर की। 2 लोग, आज आप 27 लाख लोगों में 2 लोगों को मिला ट्राइब्यूनल से, वो दोनों कांग्रेस कैंडिडेट हैं, फरक्का से और एक जगह और। एक सेकेंड, आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस चुनाव पर रोक लगाएगा? जो चुनाव आयोग पाता, ये हमारे हर एक नागरिक का अधिकार है, आप हमसे छीन नहीं सकती हमारा अधिकार, आप वोट डालने का। हमारा, आप याद रखिए, इसके पहले एसआईआर ये बिहार से जो शुरू हुआ, उसमें हम नाम नहीं लेना चाहते, जो एक नई पार्टी और एक नए जो थे, उनको यहाँ पर बोला जाता पॉल स्ट्रेटेजी, उनकी दिमाग है जो एसआईआर बिहार से शुरू हुआ है। और इसमें पहले याद, उसके पहले सभी को कहा जाता था ज्यादा से ज्यादा लोग इनरोल हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। कितने लोग ऐड हुए इस बार इलेक्शन में नए? आप जरा देखिए तो आप डाटा, कोई नहीं है हुआ है। यहाँ एक ऐसा भय का माहौल है, कोई आपको सच नहीं बता रहा है। सच तो ये है कि ये वोटर लिस्ट अधूरी है, ये वोटर लिस्ट टेंटेड है, इस वोटर लिस्ट पे इलेक्शन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में आज लोग जाएंगे, ऐसे भी हाई कोर्ट में लोग गए हुए हैं। हाई कोर्ट ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर का मामला लंबित है। हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हर एक नागरिक को, भारत के नागरिक को उनका जनमत का अधिकार देगा। और वो जनमत का अधिकार मैं आपको बता देता हूं, 5 मई के बाद ही हो सकता है, क्योंकि ये जो ट्राइब्यूनल है, जो बनने की बात है 19 ट्राइब्यूनल, वो काम करेंगे, लोगों को उनमें निर्णय होगा। ये कोई बताना चाहता आपको। तो जब हमारी जो प्रक्रिया है, जो यहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन ऐसी है कि जब हमारा यही दूषिती है जो पूरी अच्छी नहीं है, तो इलेक्शन की बात कहाँ कर रहे? तो ये तो हवाई है, लप्पेबाजी है, वो लोग देख रहे हैं घूम पर। जो बात आप कह रहे हैं, एक सेकंड शुभांकर, मैं आपके पास आती हूँ कि भाई अगर ये चुनाव इतना ही इलीगल और इतना इनवैलिड लग रहा है, जो बात अभी राजीव जी कह रहे हैं, तो फिर चुनाव का बहिष्कार करिए। क्यों ममता बनर्जी जा रही है कैंपेन में? मना कर दे, सब पार्टीज मना कर दे कि भाई हम नहीं लड़ेंगे ये चुनाव, क्या कर लेंगे फिर? देखिए, एक चीज है नीलू जी, इस बात को समझना, ये बातें उठ रही हैं, बिल्कुल सही बात है, बहुत उठ रही हैं और इसको कहा जा रहा है, लेकिन चुनाव लड़ना छोड़ दे, अपने चुनाव के उस पर के ममता बनर्जी अपना राइट छोड़ दे, ये तो मुझे तो किसी जगह से उचित नहीं लगता। एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम इस समय चुनाव से ज्यादा एक सिस्टम से लड़ रहे हैं।
और धीरे धीरे ये जो लोकतंत्र को खत्म करने की जो एक प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है कि फाइनली बता दिया जाए कि देश का सीईओ बनेगा। ये देश को, आपके देश को एक्चुअली प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, इसको सीईओ चाहिए। वो प्रेसिडेंट आपको मानने को तैयार नहीं है। आपने देखा ना, एक सेंगोल जो होता है वो किसके हाथ में होता है? किसके हाथ में होता था सेंगोल, जिसको ला के रखा गया जिस आपके नए जो हमारा संसद भवन बना, आपको याद है ना? उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था, वो नहीं थी उसमें, और वो किसके हाथ में था आपने देखा था। तो जो राजा बनने के रास्ते पर है, जिसने अपने आप को राजा सोच लिया, जो चाहता है कि पूरा जो कायनात है, पूरा जो इकोसिस्टम है, वो उस हिसाब से चले जैसे वो चाहता है, जैसे उसके लिए बेनिफिट उसको करता रहे, और उसी को वो एक्सेप्ट करेगा। बात ये नहीं है कि एंटी, सच बात बताऊं नीलू जी, मैं खुल के कहता हूं, अगर मेरा बस चले तो मैं तो इसको यूएस के तरीके कहता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि देयर इज अ गवर्नेंस फटीग, बट देन इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। अगर हम गवर्नेंस फटीग की बात करें एंड भी इसको नॉर्म सेट कर दे कि हर 5 साल में, या चलो मैक्सिमम 2 टर्म्स आप दे सकते हैं, उसके बाद लिमिट, देन यू नीड टू चेंज, देन यू नीड टू हैव अ चेंज। यू कैन नॉट गिव 1% अनलिमिटेड टाइम्स, चाहे वो कहीं पे हो, लेकिन शुरुआत करिए सेंटर से, तब ये स्टेट्स भी फॉलो करेंगी, सब चीजों पे आएगा, नए नेता जुड़ेंगे, नए नेता आपके अध्यक्ष बनेंगे। जो यंग ब्रेन है वो यही चीज सोचता है, वो अच्छी चीज चाहता है, लेकिन हम लोग नहीं बढ़ रहे वहां पे। वो ठीक है, वो वहां के समाज अब की जो समस्या है वो आप उसको रख रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो आज ममता बनर्जी ने कहा कि आप भी सांप पे विश्वास कर सकते हैं लेकिन बीजेपी पे नहीं, पश्चिम बंगाल नीलू की जी, जनता, शुभंकर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल की जनता मोदी जी पे या बीजेपी पर विश्वास करेगी? आज भी तो आया है ना मैनिफेस्टो, बहुत सारी प्रोमिसेस की हैं, 15 पॉइंट का अच्छा एजेंडा निकाला है जी। अच्छा, मैनिफेस्टो अगर आप पढ़िए, उसमें भी कुछ मजेदार चीजें हैं, मैं बता दूं आपको। मजे की बात यह है कि जहां पे, जैसे उसके पॉइंट पे मैंने आके देखा कि उन्होंने लिखा कि वो जो ट्रिपल डी जो अमित शाह जी कहते घूमते हैं, विल डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, इसको बाकायदा मेंशन किया गया आफ्टर यूसीसी, दे आर मेंशन्ड दैट कि हम यूसीसी लागू करेंगे, फिर हम इसको जो है वी विल डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, और उसके बाद ही तुरंत आ गया मवेशियों को बचाने की बात। मैं थोड़ी देर तक तो मैं ये नहीं समझ पाया कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट ये इंसानों के लिए कह रहे हैं कि मवेशियों के लिए कह रहे हैं, कि एक्चुअली बाहर का रास्ता दिखाना किसको चाहते हैं। तो मुझे लगा कि शायद उनकी नंबरिंग हो चुकी है, उनको पर्टिकुलर एपिक नंबर अगर दे दिया गया तो ये पता चल जाएगा। अब आते हैं बात पर कि देखिए सिस्टम, देखिए आपकी सुनवाई, एक बात नीलू जी, आप हम लोग पता नहीं क्यों हम लोग हर जगह हर चैनल पर डिस्कशन किस बात पर कर रहे हैं? क्या हमारे और आपके ये चिल्लाते रहने से, कितने दिनों से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जी जो है वो पक्षपाती हैं, इलेक्शन कमीशन पक्षपाती है, देश के जितने एजेंसीज हैं उसको जो है पूरा अब उसको अपने कंट्रोल में ले लिया गया है, ये सब हम लोग बोलते जा रहे हैं। डिड एनीथिंग चेंज? कोई चीज चेंज हो गया क्या? आप बोलते रहिए ना, आप हाय ज्ञानेश कुमार सर पीटते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। आप उल्टा कह रहे कि भाई ममता बनर्जी, उनको तो और मजा मिल जाएगा। साहब जान लीजिए, जिस दिन चुनाव भी लड़ना लोगों ने छोड़ा, ये उसका भी बाईपास निकाल लेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल दोनों सदनों में इनका जो है मेजॉरिटी है। तो इनके लिए ऑर्डिनेंस पास करना और नए नए कानून के ऐसे ऐसे भाव आना जो कि आपके फिर जो है दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे, आप सोच तक नहीं पाए। क्या इससे पहले आपने कभी सोचा था कि 20 लाख लोगों को उनके चुनावी अधिकार से वंचित करके भी चुनाव हो सकता है? क्या किसी लोकतंत्र में ऐसी कोई चीजें हम लोगों ने सोची थी? नहीं सोची थी। आप कहते थे कि बूथ कैप्चरिंग होती थी, ये, अरे बाबा बूथ कैप्चरिंग होती थी, गलत होता था, लेकिन तब भी चुनाव प्रक्रिया संविधान के हिसाब से होता था। जिसको किसी ने अगर गलत तरीके से कुचलने की कोशिश की, वो आज बाहर है, वो आज दिखता नहीं आपको। वो लोग बाहर हो गए, वो लोग खत्म हो गए, जगह के जगह चीजें साफ हो गई। अब आप जब बात करते हैं बंगाल के ऊपर, जब बात करते हैं, तो मैं एक बात बता दूं, ये जो बात सांप की, मुझे बहुत कष्ट होता है कि अगर जिसको कहते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स, अगर चुनावी भाषा, राजनीतिक भाषा, अगर वो बहुत अगर नीचे हो जाती है, नहीं गिरना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरा जो हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो उस जाल में जो है गिरती चली जा रही हैं, जहां पे हम लोग उनकी भाषा का जवाब उनके भाषा में देना चाहते हैं। पहले ऐसा नहीं था। मैंने कभी ममता बनर्जी जी को, कभी मैंने ज्योति बासु के खिलाफ कोई ऐसे कुछ खराब बोलते हुए नहीं सुना था। मैंने कभी उनको लेफ्ट पार्टीज के किसी के खिलाफ या लेफ्ट पार्टीज को उनके खिलाफ कुछ ऐसी जहरीली भाषा, ये जहर उगलते मैंने कभी इसके पहले बंगाल के चुनाव में नहीं सुना था। वो भद्र भाषा वो वहां पे थी, लेकिन अब धीमे धीमे वो चलती चली जा, वो सब जाती जा रही है। वो पूरा जो एक जिसको कहते हैं ना कि कल्चरल एक शिफ्ट हो रहा है, जिसको देख के मैं ज्यादा दुखी हो रहा हूँ। और ये और ज्यादा हो रहा है क्योंकि जब आप बिहार से और इधर के लोगों को लाके आसानी से उनको उनके आइडेंटिटी कार्ड थमा रहे, ऐसे
एक बात मैं राजीव जी का मैं करेक्ट कर दूं, नए नाम जोड़े गए, 18 लाख नए नामों का जो जोड़ा जा रहा था, जिसके लिए बार बार इनको कहा जा रहा है कि जो नाम जोड़ेंगे उनकी सूची भी जारी करिए, लेकिन इन्होंने उसको छुपा के क्यों आज तक रखा है? ये भी तो टीएमसी बार बार कह रही है कि लिस्ट जारी कब तक आप करेंगे? जब आपके पास ट्रिब्यूनल तक जाने, तो तब तक आपके पास एक टाइम रहता है, देन यू कैन ऑल्सो फाइल कंप्लेंट, आप फाइल कर सकते हैं कि इसको गलत तरीके से जोड़ा गया, ये फॉर्म गलत है। आपके पास तो समय नहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सबसे बड़ा षड्यंत्र यही है, आप जो है भाई ट्रिब्यूनल बैठा दिया, लेकिन अपील का समय कहाँ है आपके पास? अपील कब करेंगे दादा? उसका जवाब आप जाते तो हो चुका। राजीव जी, एक बात बताइए कि इस समय इतने मुद्दे हैं, 50 मुद्दे बीजेपी उठा रही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस बार का पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या है? क्या एसआईआर ही मुद्दा है? इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है? और उसी मुद्दे पर क्या राजीव जी से पूछ रही हूँ कि क्या इस एसआईआर के मुद्दे पर आप कॉन्फिडेंट है कि ममता बनर्जी वापस आएंगी सरकार में? क्योंकि जब सबके नाम ही कट गए और इसी इशू को ममता बनर्जी ने उठाया है। जी देखिए, कोई भी चुनाव हो, उसकी केंद्र बिंदु में वहां का सामान्य व्यक्ति है। आज की इलेक्शन के केंद्र बिंदु में आज यदि हम किसी को देख, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, तृणमूल हो, कांग्रेस हो या सीपीएम हो, उसकी केंद्र बिंदु में हमारा एक बंगाली आदमी रहना चाहिए और रहेगा। उस आदमी के लिए कौन बात कर रहा है? कौन सा मैनिफेस्टो बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा है सर। आपको मैं बता दूं नीलू जी, आप आइए बंगाल में, मैं घुमाऊंगा आपको। यहाँ पर एक 3 व्हीलर्स को ऑटो टोटो बोलते हैं, उसको खरीदने में एक बच्चे को 1.5 लाख रुपया लगता है। रुकिए, मैं ये इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे एक सेकंड राजीव जी, आपने कहा कि कोई पार्टी आम लोगों के बारे में बात नहीं कर रही है। मेरा सवाल आपसे सीधा है, क्या ममता बनर्जी आम आदमी के बारे में बात कर रही है? नहीं कर रही है, यही तो बात मैं कह रहा हूं आपको। आज आप सड़कों पे आइए, आप वो जो 1.5 लाख का जो टोटो है, उसके लिए 5 लाख रुपया देना पड़ता है। हमारे पास टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनको बोलो डिनाई कर दे इस बात को। हमारी माँ जब सड़क पर बैठती है सब्जी बेचने के लिए, एक दिन में 20 से 40 रुपए देने पड़ते हैं। बोलिए डिनाई करने के लिए। ये जो आम लोग जो है ना, आज कितने इंडस्ट्री आए हैं यहाँ पर, और जो इंडस्ट्री आए हैं उसमें एक व्यक्ति विशेष का शेयर है। मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज मैं पॉलिटिकल हूँ। ममता बनर्जी पब्लिक के लिए बात नहीं कर रही, कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं कर रहा। जी एक सेकंड बात सुन लीजिए, आप एक जनरल रिजेंटमेंट की बात कर रहे हैं कि कोई भी पार्टी किसी भी व्यक्ति की, किसी नागरिक के लिए बात नहीं कर रही है, लेकिन जो मौजूदा चुनावी हालात आपको ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं, किसका पलड़ा भारी आपको दिख रहा है? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ। जनरल रिजेंटमेंट है वो तो दिख रहा है। देखिए, आज की डेट में यदि इलेक्शन होता है, इस वोटर लिस्ट में इलेक्शन होता है, तो जो शासक दल हमारा टीएमसी वो आगे है, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन यदि रिवाइज इलेक्शन लिस्ट आता है और 5 तारीख के बाद, 5 मई के बाद जब इनका कार्यकाल खत्म होता है, उसके बाद यदि आती है तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, दूसरे राजनीतिक दल भी यहाँ पर आएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, यहाँ श्रीमान राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी यहाँ आई नहीं बंगाल में कभी। 15 उनको तो 10-15 सालों में हमने कभी देखा ही नहीं। एक बार वो भारत जो थोड़े आता में नॉर्थ बंगाल से करके निकल गए। तो ये जो वोटर लिस्ट यदि बनेगा और यदि ठीक से संशोधन हुआ और इलेक्शन यदि 5 मई के बाद हुआ, उसके बाद जितने भी टाइम आएंगे, उसके बाद एक वाइड फील्ड है, प्लेइंग फील्ड है। आज की डेट में यदि इलेक्शन होता है तो मैं आपको लिख के देता हूं, तृणमूल को हराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 27-28 कदम लोगों से आगे है। ये जिस ढंग से भाषा बात कर रही है, ये जिस ढंग से बातें इनकी, क्या मैं बहुत सारी बातें कह रही, मैं इस समय दोहराना नहीं चाहता हूं। ये जिस ढंग से लोगों को उकसा रही हैं, भड़का रही हैं, उससे एक पोलराइजेशन तो है यहाँ पर उनके फेवर में। और वो 27%, 27 कदम आगे हैं लोगों से, 27 कदम। और वो 27 कदम किसी पार्टी के लिए पॉसिबल नहीं आगे आना। ठीक है, आपने इस बात को कहा कि ममता बनर्जी लोगों को भड़का रही हैं, प्रोवोक करने की कोशिश कर रही हैं। आम जन नागरिक के उन्होंने इश्यूज नहीं उठाए, लेकिन अगर मौजूदा लिस्ट पर तृणमूल आज लड़ती है तो तृणमूल सरकार बनाने की पोजीशन में लग रही है। बिल्कुल सही। मैं आपकी एक प्रतिक्रिया इसमें चाहती हूँ, फिर मैं अपने कार्यक्रम को खत्म करूंगी। बोलिए। नहीं, पहले तो मैं एक बात बताता हूँ राजीव जी की, एक बात का मैं उसका जवाब दूं। जो टोटो वालों को लेके जो बात हुई, मैं वहां से क्लियर कर दूं कि आखिर मैं कोई पॉइंट को ऐसा छोड़ना नहीं चाहता। जो क्रिटिसिज्म है दैट शुड बी टेकन हेल्दीली, मैं उसको उसी तरीके से मैं उसका जवाब भी दूंगा। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा। नंबर 1, जब 2 लाख करोड़ केंद्र ने दबा के रखा, तो क्या हम लोग सोचते हैं कि अभी जो वहां पे जो सत्ता ऐसे करके जो चल रही है, वो किन पैसे से चल पा रही है, कैसे चल पा रही है, वो पैसा आता किस तरीके से है? तब क्या होता है, देन यू डिपेंड ऑन योर ओन, जो जनरेशन ऑफ फंड जो होता है उस पर आ जाता है। जैसे कि आरटीओ का जो पैसा जो आता है,
वो लोकली यूज होता है, वहां पे सबसे ज्यादा शेयर आरटीओ के पैसे पे, यानी रोड एंड डेवलपमेंट के नाम पर सबसे ज्यादा लिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे उसका भागीदारी ज्यादा हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि दूसरे जो वहां के जो दूसरे के जो प्रोजेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने अगर आयुष्मान भारत अगर वहां पे नहीं लागू किया तो वहां पे स्वास्थ्य साथी स्कीम है, अगर वहां पे अगर वहां पे सोचिए जो अरे इनका जो क्या नाम था, जो आजीविका दीदी जो बिहार में इन्होंने चलाया, वो अगर नहीं है तो यहाँ पे कन्याश्री है, यहाँ पे लक्ष्मी भंडार है, जिसके माध्यम से आज के दिन में वहां पे बाकायदा जो गृह आप उद्योग देखेंगे जो होता है, ये हम नहीं कह रहे, ये इनके इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट कह रही है कि उसमें तकरीबन 83% का वृद्धि हुआ। हाँ, बड़े इंडस्ट्रीज जो वहां पे नहीं लगे तो उसको आपने लगने भी नहीं दिया, उसको आपने लगने नहीं दिया। यहाँ पे 12 ऐसे जो है समिट्स में जो साइनिंग जो हुए थे प्रदेश के साथ, उस साइनिंग में खुद केंद्र सरकार ने बाधा लगा दी उस पर से। अदानी ने जो जमीनें जो जिस जगह पे जिसको कहते हैं कि जो पोर्ट्स वाला जो उधर पे था, आज जानना जरूरी है, लोगों को उसमें घुस के देखना जरूरी है कि आखिर वहां पे अपने लोग कैसे करके भेजे गए, और अपने ये पोर्ट्स के बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं जिनके पास पैसा कहां से आया और उन्होंने उसको वहां पे वो चालित करना, क्योंकि पहले से प्रोग्राम चल रहा है। आखिर इसको पैसा आज के दिन में बीजेपी की वहां पे भी सबसे बड़ी जो फंडिंग है, सबसे बड़ी फंडिंग दीजिएगा जरूर, 1000 करोड़, इसका जवाब देना जरूरी है। 1000 करोड़ अकेले हुमायूं कबीर को दिया जा सकता है, 1000 करोड़ एक आदमी के पीछे खड़ा। बीजेपी, मैं कहता हूं इतनी दूध से धुली बीजेपी, आखिर वर्ल्ड की सबसे कैश रिच पार्टी, सर्च करिए ना, अरे गूगल बताएगा बाबा, हमको बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया की सबसे कैश रिच पार्टी इज बीजेपी। हाउ डिड दैट हैपन? इतनी सफाई से कैसे हो गया? हाँ ठीक है राजीव जी, बहुत संक्षेप में बहुत संक्षेप में मैंने बात किया टोटो की, ये ले गए विश्व के स्तर पे अपनी डाटा गिना रहे हैं। यहाँ पर इनके काउंसिलर देखो, इनके एमएलए देखो, इनके मंत्री देखो, इनका मैं चैलेंज करके बोलता हूं वो कहां थे और आज कहां हैं, राइट। कॉमन आदमी, जो बंगाली आदमी, हमारा जो गरीब आदमी है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, और वो प्लेइंग फील्ड यहाँ पर नहीं है। हम कहीं भी डाटा गिना दें, कोई इंडस्ट्री नहीं है, खुद ही मान रहे कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही है। एक ही इंडस्ट्री है जहां गरीब आदमी को पैसे देने पड़ रहे हैं, और यहाँ हर एक चीज में मिश्रण है। यहाँ विष खिलाया जा रहा है, यहाँ पानी आर्सेनिक है, यहाँ पर जो चीजें बिक रही है उसमें सब जगह मिश्रण कर दिया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैसा, और ये पैसा किसको जा रहा है? वो जो हमारा टोटो चलाता है वो सरकार आरटीओ को नहीं जाता है, इन्हीं के जो ठेकेदार है ग्राउंड पे, और वो जो बड़ी बड़ी लोगों को भीड़ों में लाते हैं और उनको इलेक्शन टाइम में पैसे देंगे, ये पैसा वहां जाता है गरीबों का। इसकी चुनौती हमें करनी पड़ेगी, यही ग्राउंड रिपोर्ट है बंगाल का आज के डेट में। चलिए, अभी तो चुनाव बहुत रोचक हो रहा है, ये बहस भी बहुत लंबी है, अभी 12 दिन है पहला फेज शुरू होने में। 23 अप्रैल को पहला फेज है, 29 अप्रैल को दूसरा फेज है। अभी मुझे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल पे बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं। अभी आने वाले दिनों में केवल और केवल पश्चिम बंगाल ही डिस्कस होगा, तो फिर आप लोग को बुलाते रहेंगे, हमारी चर्चा में शामिल होते रहिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शुभांकर और राजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।